बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ख़ातमन नबीन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम लेसन नंबर 2 कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ प्रेजेंटेशन से। अब हमने स्टार्ट करना है कि इरिस्पेक्टिव ऑफ द मेथड ऑफ डिलीवरी द प्रेजेंटर मस्ट कंसीडर द फॉलोइंग पैरामीटर्स इन प्रिपेयरिंग फॉर द प्रेजेंटेशन। कि मेथड ऑफ डिलीवरी हमने लास्ट अपने वाइंड अप किए थे, तो वो कह रहा है कि मेथड ऑफ डिलीवरी के रिस्पेक्टिव उसका ध्यान किए बगैर जो प्रेजेंटर है उसको ये पैरामीटर्स को अपनी प्रेजेंटेशन में ध्यान रखना है, इन चीज़ों को फॉलो करना है, माइंड में रखना है। क्या क्या चीज़ें हैं भला? नॉलेज ऑफ द ऑडियंस, कि ऑडियंस का नॉलेज क्या है, उनके लेवल पे जाके उसको प्रेजेंट करना है, समझाना है। नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट, के सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज कितना है उसको। यूज़ ऑफ टाइम, के कितना टाइम उसको, कितने टाइम में उसको कितना मटेरियल जो डिलीवर करना है, तो टाइम को कैसे उसको मैनेज करना है। और रिहर्सल यही कि उसको बार बार मशक करनी चाहिए सारी बातों के, टाइम कैसे मैनेज करना है, कितने वक्त में कौन सा पॉइंट कवर करना है, और कितने वक्त में फिर इतने टाइम बाद कौन सा नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करना है। नेक्स्ट वन इज़ पर्सनल अपीयरेंस एंड ग्रूमिंग। ये आपको पता है पर्सनल अपीयरेंस यही कि उसकी ड्रेसिंग, उसकी बॉडी लैंग्वेज और उसका कॉन्फिडेंस लेवल, उसका इंटरेक्शन, आई कांटेक्ट, ये सारी चीज़ें पर्सनल अपीयरेंस में, ग्रूमिंग में आ जाता है। एडिशनली द प्रिपरेशन एंड यूज़ ऑफ विजुअल एड्स इज़ एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ एनी इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। विजुअल एड्स हमने डिस्कस किया था डिटेल के साथ अपने फर्स्ट पार्ट में। आपको पता है कि जो उसने प्रेजेंट की है, जो चीज़ें उसने प्रिपेयर किया है, मीन्स आपकी पावर पॉइंट स्लाइड जो कुछ भी आपने प्रिपेयर किया, विजुअल एड्स वो आपकी इफेक्टिव होनी चाहिए, इंप्रेसिव होनी चाहिए और इंटरेस्टेड होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ द ऑडियंस, अब पहले को हम इसको सारे पॉइंट्स को मैंने आपको समझा तो दिए, लेकिन हम डिटेल भी इधर पढ़ लेते हैं कि यू शो नो अबाउट योर ऑडियंस प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज, कि उनका पहले का उनका नॉलेज का लेवल क्या है, वो कितना जानते हैं इस बारे में, इस टॉपिक के बारे में। नाउ द एज लेवल ऑफ द ऑडियंस एज वेल एज इट्स मेंबर लेवल ऑफ एजुकेशनल सोफिस्टिकेशन एंड स्पेशल इंटरेस्ट, देन टेलर योर प्रेजेंटेशन अकॉर्डिंगली। वही सारी बातें कि आपको उनका एज लेवल पता होगा, उनकी क्वालिफिकेशन, ये सारी चीज़ें पता होंगी तो ही पता चलेगा ना आपको उनका नॉलेज लेवल कितना है। तो उनके नॉलेज पे जाके, उनके लेवल पे जाके आपने ये नहीं कि अगर आप पीएचडी हैं तो आपके ऑडियंस मैट्रिक लेवल के हैं तो आप पीएचडी लेवल का उनको समझाते रहे, उनके पल्ले कुछ ना पड़े। आपने उनके लेवल पे जाके उनको प्रेजेंट करना है उनके सामने, या उनको उस तरीके से ब्रीफ करना है। Knowledge of the subject, whether you use notes, manuscript or strictly memory, you must know your subject well. If gaps exist, you should fill them up. कि आपको अपने सब्जेक्ट के बारे में जिस चीज़ पे आपको प्रेजेंटेशन देनी है, नॉलेज कंप्लीट होना चाहिए। आप कोई भी यूज़ कर रहे हैं, मैन्युस्क्रिप्ट या कार्ड्स यूज़ कर रहे हैं, या कोई भी मेमोरी, आप उसको मेमोराइजेशन वाला प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं, आपको ग्रिप होनी चाहिए अपने सब्जेक्ट पे। और आपको अगर कोई गैप्स हैं आपके नॉलेज में, अपने नॉलेज में, तो आपको उनको फिल करना चाहिए प्रेजेंटेशन से पहले। यूज़ ऑफ टाइम and rehearsal, time limits are to be observed. Even if no time limit is given, you should strive to do justice to your subject. कि अगर आपके तो टाइम लिमिट है फिर तो आपको टाइम को मैनेज करना है, और अगर आपकी प्रेजेंटेशन की कोई टाइम लिमिट नहीं है तो क्या करना है, आपको कोशिश करनी है कि आप इंसाफ करें किसके साथ, बड़ा अपने सब्जेक्ट के साथ, इन एज लिटिल टाइम एज पॉसिबल बट नॉट एट द प्रिसाइज ऑफ एन इनकम्प्लीट प्रेजेंटेशन। यानी कि उसको आपने जितने कम टाइम में हो सके आपने उसको डिस्क्राइब करना है, अगर टाइम लिमिट नहीं दी हुई, लेकिन इतना प्रिसाइज भी आपने नहीं करना कि आपकी प्रेजेंटेशन इनकम्प्लीट है। जो प्रेजेंटेशन को भी कंप्लीट करना है और टाइम भी, मतलब ज़्यादा उनका ऑडियंस का सर नहीं खाना। कुछ देर एक ह्यूमन कैपेसिटी है ना कि कुछ देर वो अटेंटिव रह सकता है, उसके बाद वो खुद ही मतलब सोने वाली उसकी कैफियत हो जाती है। तो आपको उतने टाइम में ही अपने प्रेजेंटेशन को कवर करना है। पर्सनल अपीयरेंस, योर पर्सनल अपीयरेंस अफेक्ट्स योर क्रेडिबिलिटी। इनफॉर्मल क्लॉथिंग इज़ रेयरली अप्रोप्रिएट, यानी कि आपकी पर्सनल अपीयरेंस आपकी क्रेडिबिलिटी को डिफाइन करती है। अगर आप इनफॉर्मल क्लॉथिंग मतलब टी शर्ट्स और जीन्स पहन के जा रहे हैं तो डेफिनेटली ये अप्रोप्रिएट तो नहीं है ना। प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन के लिए आपको प्रोफेशनली ड्रेसअप भी होना पड़ेगा। पे सिग्निफिकेंट अटेंशन टू पर्सनल ग्रूमिंग, समझ गए। डिलीवरिंग एन ओरल प्रेजेंटेशन, a well planned and well structured presentation can almost be ineffective because of bad presentation delivery। कि आपकी अच्छी सी आपने स्ट्रक्चर किया हुआ, अपनी प्रेजेंटेशन को अच्छा सा प्लान भी किया हुआ, लेकिन आपको इनफेक्टिव डिलीवरी की वजह से आपकी प्रेजेंटेशन बैड हो गई। इनफेक्टिव डिलीवरी की कि आप उसको ठीक तरह से कम्युनिकेट ही नहीं कर पाए। आपकी प्लानिंग्स, आपका विजुअल एड सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन आप अच्छे तरीके से उसको कम्युनिकेट नहीं कर पाए, तो आपकी प्रेजेंटेशन बैड हो गई। कीप इन माइंड द फॉलोइंग फैक्टर्स, क्या क्या फैक्टर्स हैं इसमें? पॉइज एंड एंथुसिज्म,
आई कॉन्टेक्ट, यूज़ ऑफ वॉइस, यूज़ ऑफ टाइम, यानी कि पॉज एंथसिज्म, यानी कि आपको पता हो कि इतनी बात करके आपने सांस लेना है, रुकना है, वक्फा करना है, और यहाँ पे आपकी आवाज़ ऊंची हो जानी चाहिए, यहाँ पे आपने इस बात पे जोर देना है, इस बात को मतलब इस तरह से आपने करना है जैसे आप एम्फिसाइज करें इस बात पे, या इस सेंटेंस को आपने रिपीट करना है, या मतलब ये सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। आई कॉन्टेक्ट भी आपका अच्छा होना चाहिए, वॉइस और ये सारा कुछ, ठीक है। अब इसको भी आगे डिटेल से बताया हुआ है, सारी चीज़ें जब मैं आपको समझा लेती हूँ तो नीचे उनकी डिटेल भी होती है। खैर पढ़ लेते हैं इसको भी। बी वेल प्रिपेयर्ड एंड सेटाई फॉर मैस्कुलर कंट्रोल, अलर्ट अटेंशन, मैस्कुलर कंट्रोल, अलर्ट अटेंशन, वाइब्रेंट इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट एंड एन इन ईगरनेस टू कम्युनिकेट, अवॉइड डिस्ट्रैक्टिंग मैनरिम्स, but do not stand in a frozen position, moving about if not excessive can accentuate your enthusiasm। अच्छा ये बताया है कि आप कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, मतलब बच्चे तो नहीं, इधर हम प्रोफेशनलिज्म में पढ़ रहे हैं। अच्छा कुछ लोग ऐसे होते हैं वो अगर डाइस है ना, वो डाइस पकड़ के खड़े हो जाएंगे जम के, फ्रोजन लिखा हुआ है ना, कि वो मतलब मूव नहीं, उनके इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता कि डाइस को छोड़ नहीं रहे होते, दोनों हाथों से जोर से डाइस को ग्रिप करके वो बोलते हैं, इससे उनका थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल मेंटेन हो जाता है। अच्छा एंथुसिज्म कुछ होता है, कुछ ओवर एक्साइटेड होते हैं, मतलब ओवर पुरजोश हुए होते हैं ना, ज़्यादा पुरजोश। अच्छा वो सारा अपने उस जोश में बोलते जाते हैं, और कोई बात आराम से करने वाली होती है वो उसको ध्यान में नहीं रखते, मतलब अलर्ट अटेंशन, ओवर अलर्ट हुए होते हैं, या कुछ ज़्यादा स्लीपी कंडीशन में होते हैं। मतलब ये सारी चीज़ें आपको ना कंट्रोल करनी है। अच्छा अगर आप मूव कर रहे हैं ना स्टेज पे, इधर उधर जा रहे हैं, तो ये भी नहीं आप इधर जा रहे हैं भागते भागते हुए इधर आ रहे हैं, ये भी कन्फ्यूजन स्टेट होती है, कन्फ्यूजिंग स्टेट होती है। ये डाइस को पकड़ने वाली भी कन्फ्यूजिंग स्टेट है, और मूव भी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ तेज़ इधर जा रहे हैं, तेज़ तेज़ इधर जा रहे हैं, क्योंकि वो आप वहाँ ग्रिप नहीं कर पा रहे ना, आप खड़े नहीं हो पा रहे, कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है इतना। तो ये भी एक, तो अगर आपने मूव करना है तो भी तरीके से करें, या अगर आपने करना है तो एक तरीके से आप करें, ताकि आप ना तो कंफ्यूज हो, ना ओवर एक्साइटेड हो, ना फ्रोजन कंडीशन में हो, ना सिर्फ मूविंग कंडीशन में हो, मतलब सारी चीज़ें कंट्रोल करके आपको चलना है। Eye contact during your presentation. Try to make eye contact with most of the people, and if possible every person in the room. Avoid fastening your gaze on your notes, on your chart or screen, or on some point in space above the heads of your listener। कि ऐसे नहीं करना कि अपने सारे बंदों के लोगों के साथ ना, सारे ऑडियंस के साथ आई कॉन्टैक्ट करना है। अगर पॉसिबल हो तो रूम में जितने लोग हैं सबके साथ, तो ये नहीं करना अगर नोट्स की तरफ देख रहे हैं तो घूरते जा रहे हैं नोट्स को, या स्क्रीन को घूरते जा रहे हैं, या चार्ट पे अगर आप समझा रहे हैं तो चार्ट को घूरते जा रहे हैं। ये सारी कन्फ्यूजिंग स्टेट्स हैं। तो या फिर आपने ऐसे भी नहीं करना कि अपने ऑडियंस के सरों के ऊपर आपने देख कि आपका उनकी आंखों में, यानी कि आई कांटेक्ट करने की आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, हिम्मत नहीं है, तो आप उनके सरों के ऊपर से ऊपर फिजा में, स्पेस में देखते जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अवॉइड करना है आपने इनसे। यूज़ ऑफ वॉइस, डोंट स्पीक टू सॉफ्ट, टू फास्ट और ममलबल। ममलबल कहते हैं कि मिन मनावना जो होता है ना, और बहुत तेज़ बोलना। मुझे पता है मैं बहुत तेज़ बोलती हूँ, आपको अब मेरा पॉइंट माइंड में आ रहा होगा लेकिन मैं बिजनेस प्रोफेशनल कम्युनिकेशन नहीं कर रही, मैं तो जस्ट आपको समझा रही हूँ। अच्छा ओके। अच्छा ना तो आपने मिन मनाना है, ना ज़्यादा सॉफ्ट बोलना है, ना ज़्यादा तेज़ बोलना है, और ना मतलब वही सारी बातें जो ऊपर पढ़नी है। हर चीज़ का आपने हर चीज़ पे इंटेंशन करनी है, हर चीज़ को आपने क्या करना है, उसको क्या कहते हैं कि हर चीज़ को आपने मैक्सिमाइज करना है, हर चीज़ को आपने माइंड में रखना है। योर ऑडियंस मस्ट बी एबल टू, आपके ऑडियंस, आपको ऐसी वॉइस होनी चाहिए कि आप ऑडियंस को हेयर व्हाट यू से, वो सुन सकें जो आप कह रहे हैं, तो अंडरस्टैंड व्हाट यू से, जो आप कहना चाह रहे हैं उसको वो समझ भी सकें, और क्या कर सकें भला, और बस ये कर सके। नेक्स्ट आ गया यूज़ ऑफ पेस। विदाउट एडिक्वेट प्रिपरेशन इट इज़ ईजी टू बिकम नर्वस एंड स्टार्ट रशिंग थ्रू अ प्रेजेंटेशन। कि जब आपने तैयारी ही नहीं की, आपको कुछ पता ही नहीं है, तो फिर आप वैसे ही नर्वस इतने ऑडियंस को देख के हो जाएंगे। तो जब आप विदाउट प्रिपरेशन आ गए तो फिर तो आप नर्वस भी ज़्यादा हो जाएंगे, और स्टार्ट रशिंग, ये सारा कुछ आपको मसाइल आएंगे। इंस्टेंट यूज़ द पेसिंग एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग योर मैनी रिहर्सल, यानी कि आपने जो प्रैक्टिस की है, रिहर्सल की है, उसमें पेसिंग का आपको बताया मैंने कि जहाँ रुकना है, जहाँ पास करना है, जहाँ वक्फा करना है, तो ये आपको रिहर्सल में ही होना चाहिए। तो आपके तभी अगर रिहर्सल ऐसे करेंगे तो तभी आप प्रेजेंट भी फिर इस तरीके से कर पाएंगे। मेकिंग अ फॉर्मल प्रेजेंटेशन, द मटेरियल ऑफ योर प्रेजेंटेशन शुड बी कंसाइज टू द पॉइंट एंड टेल एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। समझ आ गई कि ऐसा मटेरियल आपका होना चाहिए कि इंटरेस्टिंग भी हो, कंसाइज भी हो, टू द पॉइंट भी हो, बार का बाग बुश नहीं करना। In addition to the obvious things like content and visual aid, the following are just as important as the audience will be subconsciously taking them in।
कि विजुअल एड्स, कंटेंट और ये सारी चीज़ों के अलावा ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट हैं जिन पे ऑडियंस क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं इन चीज़ों को भी। वॉइस, हाउ यू से इट इज़ इम्पॉर्टेंट एज व्हाट यू से, कि अगर कोई चीज़ आप कह रहे हैं इंपॉर्टेंट है तो आप कैसे कह रहे हैं इंपॉर्टेंट है। अगर ये आप कह रहे हैं ना ये ज़रूरी है, ज़रूरी तो है लेकिन बस ठीक ज़रूरी है, मतलब आप उसको इंपॉर्टेंट तो कह रहे हैं लेकिन किस तरह से कह रहे हैं, ये चीज़ आपकी बहुत मैटर करेगी ऑडियंस के लिए। और आप क्या क्या कह रहे हैं, इंपॉर्टेंट किस चीज़ को कह रहे हैं, ये चीज़ें। बॉडी लैंग्वेज हम 500 दफ़ा मेरे ख्याल से पढ़ चुके होंगे, मैंने आपको काफ़ी बार समझा चुकी हूँ, ये बात बार बार आ रही है। अच्छा देखते हैं, सब्जेक्ट इज इट्स ओन राइट एंड समथिंग अबाउट विच मच हैज़ बिन रिटन एंड सेड इन एसेंस योर बॉडी मूवमेंट एक्सप्रेस दैट योर एटीट्यूड एंड थॉट्स रियली आर, कि आपकी बॉडी मूवमेंट बताएगी आपका एटीट्यूड क्या है, आपके थॉट्स क्या हैं। बॉडी मूवमेंट ही ना, अगर आप भागे जा रहे हैं स्टेज पे, इधर जा रहे हैं, भाग के इधर आ रहे हैं, या टाइस पकड़ के जम के खड़े हैं, तो फिर पता चल जाएगा कि आप कंफ्यूज हैं और आपको आता जाता कुछ नहीं, और आपको ऑडियंस को फेस करने का कॉन्फिडेंस नहीं है, और आप ऐसे मुँह उठा के स्टेज पे आ गए हैं, ऐसे ही होगा ना। अपीयरेंस, फर्स्ट इम्प्रेशन इन्फ्लुएंस द ऑडियंस एटीट्यूड टू यू, पहला जो उनका इम्प्रेशन है वो आपकी अपीयरेंस है। जब आप जाके चुप करके खड़े होंगे, अब एक लफ्ज़ भी आपने बोला नहीं होगा, अगर तो आपने भद्दे से कपड़े पहने होंगे ना, भद्दे से मीन्स टी शर्ट या कोई इस तरह की, मतलब आप अपनी तरफ से हीरो बन के गए होंगे, ऊपर बैंड पहने होंगे बाजुओं में, या फिर इस तरह के कुछ होते हैं ना लोग, अब मैं उनको कुछ नहीं कहना चाहती, खैर छोड़ें आप। तो मतलब ये कि आप प्रोफेशनलिज्म में हैं, आप प्रोफेशनल लेवल पे हैं, आप इस चीज़ का, अपनी पर्सनैलिटी का ख्याल रखें, अपनी अपीयरेंस का, हर चीज़ का आप ये ख्याल रखें कि आप प्रोफेशनल लाइफ में हैं। अच्छा, अगर वहाँ भी कुछ लोग ऐसी हरकतें करते हैं तो वो उनके पेरेंट्स से ही उनका एटीट्यूड, उनका इंप्रेशन जो ऑडियंस पे पड़ता है वही बेड़ा गर्क हो जाता है, फिर वो कोई बात आगे सुनते ही नहीं है उसकी। ड्रेस अप्रोप्रिएटली फॉर द ओकेजन, वही बात कि आप उस मौके के लिए अच्छे से तैयार हों, अच्छे से ड्रेस अप हों, प्रोफेशनल रहें, क्योंकि आप प्रोफेशनल स्पीच करने जा रहे हैं। एज इन दिस केस विद मोस्ट पर्सनल स्किल्स ऑरल कम्युनिकेशन कैन नॉट बी टॉट, कि वो कह रहा है कि ये सारी की सारी जो बातें तो हो गई हैं, लेकिन जो असल बात ये है कि ऑरल कम्युनिकेशन जो सिखाई नहीं जा सकती, कैन नॉट बी टॉट। ये आपको सारी बातें बता दिया ना कि डिलीवरी मेथड जी आपको ये सारा कुछ करना है, लेकिन फिर भी ये कैन नॉट बी टॉट है। इंस्ट्रक्टर्स कैन ओनली पॉइंट द वे, सिर्फ वो आपको रास्ता बता सकता है। सो एज ऑलवेज प्रैक्टिस इज एसेंशियल बोथ टू इम्प्रूव योर स्किल जनरली एंड आल्सो टू मेक द बेस्ट ऑफ ईच इंडिविजुअल प्रेजेंटेशन यू मेक, कि यानी कि इंस्ट्रक्टर आपको सिर्फ रास्ता बता सकता है, लेकिन आपको उसको मास्टर करने के लिए आपको अपनी स्किल्स पे वर्क करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, बार बार आपको, आप शीशे के सामने खड़े होकर कुछ प्रिपेयर करें, अपना खुद ही लेक्चर ही अपना दे लिया करें। अगर आपको अपनी ऑरल कम्युनिकेशन अच्छी करने का शौक है ना, तो आपको ये लेक्चर पढ़ा है ना आपने, अब खुद ही शीशे के सामने खड़े होकर ना, मतलब खुद से दें। अब जब आईने के सामने, मिरर के सामने खड़े होंगे ना, आपका खुद पे आई कॉन्टैक्ट, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आप सब खुद देख रहे होंगे, तो आपको पता चलेगा आप कितना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। खैर, अब तो ये सारी बातें सिर्फ आप पढ़ ही रहे होंगे, वो भी जान छुड़ाने के लिए, कि जब आप प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे फिर आपको पता चलेगा कि इन सारी बातों की कितनी इंपॉर्टेंस है और ये कितना ज़्यादा अपनी अहमियत रखती हैं। इसलिए आप इन सब बातों को कंसीडर करें काइंडली, और इसकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी बहुत आप स्टार्ट करें अपनी ऑरल कम्युनिकेशन को बिल्ड करने के। नेक्स्ट है प्रिपरेशन, प्रिपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ द टॉक केयरफुली एंड लॉजिकली जस्ट एज यू वुड फॉर अ रिटन रिपोर्ट, कि जैसे आप रिटर्न रिपोर्ट के लिए अपना प्रिपेयर करते हैं ना स्ट्रक्चर, वैसे ही आप अपना ओरल कम्युनिकेशन के लिए भी प्रिपेयर करें। कीप इन माइंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टॉक, द मेन पॉइंट ऑफ द टॉक, ठीक है, ये दोनों बातें दिमाग में रखें। मेक अ लिस्ट ऑफ दीज टू थिंग्स एज योर स्टार्टिंग पॉइंट, अपने स्टार्टिंग पॉइंट की लिस्ट, वही बात आउटलाइन बना लें, क्यू कार्ड्स बना लें जो हम ऊपर पढ़ आए हैं। राइट ऑफ द प्रेजेंटेशन इन रफ just like a first draft of a written report. Review the draft, you will find things that are irrelevant or superfluous, delete them. Check that the story is consistent and flows smoothly. If there are things you cannot easily express, possibly because of some doubt, it is better to leave them unsaid. समझ आ गई होगी, नहीं आई सुन लें, कि आप अपनी प्रेजेंटेशन को पहले रफली लिखें, जैसे हम ड्राफ्ट नहीं बनाते थे, हमने लास्ट अपने सेमेस्टर में पढ़ा, जब हम ऐसे लिखने लगते हैं, आउटलाइंस बनाते हैं, ड्राफ्ट बनाते हैं, जो चीज़ें काम की नहीं होती उन्हें निकाल देते हैं, प्रूफ रीडिंग करते हैं, वही सारी बातें आ रही हैं कि फिर अपने उसको रिव्यू करें ड्राफ्ट को, आपको कुछ चीज़ें इररिलेवेंट लगेंगे उनको डिलीट कर दें। फिर आप देखें कि आपकी स्टोरी में स्मूथनेस है, कि एक बार आपने ये कहा कि एक बादशाह जंगल में रहता था, नहीं बादशाह जंगल में नहीं रहता होता है, भेड़िया, अच्छा आप कह लें कोई शेर जंगल में रहता था, अब जंगल को छोड़ के साथ ही शहर में आ गए, आप कह लें कि एक बढ़ई लकड़ियाँ काट रहा था, सॉरी एक बढ़ई है लकड़ियाँ काट के जंगल से शहर में बेच रहा था,
मतलब मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ, वो आपका फ्लो उधर ही टूट गया जंगल वाला और आप फ़ौरन शहर में मूव कर गए हैं कि फ्लो नहीं है स्मूथली। अगर आपने मूव करना है तो आप तरीके से मूव करें ताकि आपकी बात में फ़्लो रहे, वो एक दूसरे से लिंक्ड रहें आपके वर्ड्स। याद है ना, जब हमने ऐसे राइटिंग सीखा था तो हमने ये सीखा था कि एक पैराग्राफ को दूसरे वाले पैराग्राफ से भी लिंक करना है, कि एक में ये बात दूसरे में ये बात, हमने सीक्वेंस वाइज चलना है। यहाँ भी आपने वही बात माइंड में रखनी है। और फिर क्या करना है कि अगर कोई चीज़ ऐसी है जो आप कुछ शक व शुबहात की बना पर, कुछ डाउट्स की वजह से उसको अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, तो आप उस चीज़ को छोड़ दें, ये बेटर है। ठीक है, आप उसको अनसेट छोड़ दें, आप उसको रहने दें, ना बताएं, बजाय इसके कि आप उसमें कंफ्यूज हों, तो फिर आपकी जो सारी प्रेजेंटेशन है, सारा किया धरा वो ख़राब हो जाएगा। तो आप उस चीज़ को छोड़ ही दें तो बेहतर है। नेवर रीड फ्रॉम अ स्क्रिप्ट, कि स्क्रिप्ट से देख के बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। इट इज़ ऑल्सो अनवाइज टू हैव द टॉक विदाउट रिटन आउट इन डिटेल एज अ प्रॉम्प्ट शीट, कि ये बेवकूफ़ी है कि आप एक पूरी शीट पे अपनी पूरी प्रेजेंटेशन लिख लें, एक एक लफ्ज़ उसको पढ़ते जाएं बुक से जैसे सबक पढ़ते हैं, ऐसे नहीं करना आपने। चांसेस आर यू विल नॉट लोकेट द थिंग यू वांट टू से अमंगस्ट ऑल द टेक्स्ट अदर टेक्स्ट, कि इस बात में ये चांसेस हैं कि आप जो चीज़ बताना चाह रहे हैं वो आप नहीं बता पाएंगे। बेशक आप पूरी कहानी लिखी हुई पढ़ देंगे, लेकिन जो आपका असल पर्पज़ है वो डेड हो जाएगा वहाँ पे। यू शुड नो मोस्ट ऑफ वट यू वांट टू से, इफ़ यू डू नॉट then you should not be giving the talk. So prepare cue cards which have keywords and phrases and possible sketches on them. वही बात है कि आपको पता होना चाहिए जो आपने बातें करनी है। अगर आपको ये नहीं पता तो फिर आपको ज़रूरत ही नहीं है सामने स्टेज पे जाके प्रेजेंट करने की। और ऐसा करें, सबसे द बेस्ट मेथड यही है कि आप क्यू कार्ड्स प्रिपेयर करें, क्योंकि कितनी भी किसी की मेमोरी शॉप हो ना, वो सामने जाके वो कोई पॉइंट उससे मिस हो जाता है। तब इस तरह बेहतर है क्यू कार्ड्स प्रिपेयर करें, थोड़ी सी उस पर बात लिख लें आराम से, तो फिर वो उसको बात को देखे, एक नज़र पे देखे, बल्कि तो पूरा इस पर डिटेल बयान कर दे, फिर एक नज़र क्यू कार्ड्स पे देख ले और फिर सारा बयान कर दे। उस पर कुछ स्केचेस बना लें कि ये इधर से इस बात के बाद मैंने ये बात करनी है, फिर मैंने इधर आना है। ये हर बंदे के ना ये एक पर्सनल स्किल होती है, हर बंदे का अपना तरीका होता है कि वो ये चीज़ों को कैसे हैंडल मैनेज कर सकता है, कि जब उसे पता होगा, जब वो देखेगा तो उसको ये बातें याद आ जाएंगी, उस तरीके से उसको कार्ड्स बनाने हैं। ठीक है, ये सबसे द बेस्ट वे है ये। Postcards are the ideal for this. Do not forget to number the cards in case you drop them. कि कार्ड पे नंबरिंग कर लें ऊपर, कि कार्ड अगर मिक्स हो जाएं जल्दी में, आप वहाँ जाके कंफ्यूज हो जाएं, आपसे गिर जाएं कार्ड, तो आप नीचे से इकट्ठे करें तो अब वो सारे आगे पीछे हो जाएं और आपकी सारी प्रेजेंटेशन का सत्यानाश। इसलिए आप पहले करें, कार्ड पे नंबरिंग कर लें, तो 1 नंबर पे ये पॉइंट है, 2 नंबर पे ये है, 3 पे ये है, तो अगर आपके कार्ड मिक्सअप भी हो जाएं लेकिन आप अच्छे से प्रेजेंट कर सकें। मतलब जो आपका अल्टीमेट पर्पज़ है कि आपने अच्छे से प्रेजेंट करना है, उसके लिए हमें बहुत से सारे ये पापड़ बेलने पड़ रहे हैं कि आप अच्छे से प्रेजेंट कर सकें, अपने ऑडियंस को इम्प्रेस कर सकें। सिर्फ हम ये चाह रहे हैं। रिमेंबर टू मार्क ऑन योर कार्ड्स द विजुअल एड दैट गो विद देम सो दैट द राइट OHP और स्लाइड इज शोन एट द राइट टाइम। यानी कि कार्ड पे जो मार्क्स लगाएंगे ना, वो आप विजुअल एड्स के साथ लगा लें। विजुअल एड्स मीन जो अपने प्रेजेंटेशन, जो आपने स्लाइड्स तैयार किए हैं, या OHP कहते हैं ओवरहेड प्रोजेक्टर को। प्रोजेक्टर आपका जो चल रहा है या आपकी स्लाइड्स लैपटॉप पे या कहीं भी चल रही हैं, उसके साथ साथ, ताकि आप जो कार्ड निकालें वही वाली आपकी स्लाइड निकल आए, आप उस पर हिंट दें और स्लाइड को आप आराम से डिस्क्राइब कर सकें। रिहर्स योर प्रेजेंटेशन, उसको रिहर्सल करें, मश्क करें अपनी प्रेजेंटेशन की। टू योर सेल्फ एट फर्स्ट एंड देन इन फ्रंट ऑफ सम कुलीग्स, बल्कि कुलीग्स के सामने मैं तो कहती हूँ, जो मैंने आपको मशवरा दिया मिरर वाला, वो ज़्यादा अच्छा है कि अब खुद पे कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा कि मैं कैसा लग रहा हूँ, कैसा बोल रहा हूँ, हाथ कैसे मेरे इशारे चलते हैं, लोग मुझे कैसे देखेंगे, तो ये ज़्यादा अच्छा है। कुलीग्स के सामने भी कुछ लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, अपना अपना लेवल है, अगर आप कुलीग्स के सामने ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर सकते हैं तो आप उनके सामने कर लें, वरना मिरर वाला तो द बेस्ट ऑप्शन है। और कभी कभी ऐसा होता है कि लोग आपको सुनना भी नहीं चाह रहे होते, अभी कुलीग्स भी कि हम कितना बर्दाश्त करना है तुम्हें, तो फिर इसलिए अच्छा ऑप्शन यही है कि आप मिरर के सामने प्रैक्टिस करें। द इनिशियल रिहर्सल शुड कंसिडर हाउ द वर्ड्स एंड द सीक्वेंस ऑफ विजुअल एड्स गो टुगेदर। आपकी जो रिहर्सल है शुरू में आप उसमें ये सीखेंगे कि आपको अपनी विजुअल एड्स और जो वर्ड्स हैं उनको कैसे साथ लेके चलना है। यानी कि जो आप बात बोल रहे हैं वो वाली आपकी स्लाइड ओपन है, पहले इसकी प्रैक्टिस करेंगे और बाद में फिर आप अपने सीक्वेंस की पूरी अपनी प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट इज़ मेकिंग द प्रेजेंटेशन। ग्रीट द ऑडियंस, फॉर एग्जांपल गुड मॉर्निंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन, यानी कि उनको ग्रीटिंग वर्ड्स आपको पता होते हैं कुछ, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हेलो, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सारा कुछ ये पहले ये करें प्रेजेंटेशन में ग्रीटिंग्स। एंड टेल दैम हु यू आर, फिर उनको अपना इंट्रोडक्शन करवाएं। गुड प्रेजेंटेशन देन फॉलो दिस फार्मूला, टेल द ऑडियंस व्हाट यू आर गोइंग टू टेल दैम। तो अच्छी प्रेजेंटेशन के बाद पहले अच्छी प्रेजेंटेशन में ग्रीटिंग्स होते हैं, फिर आपका इंट्रोडक्शन, और फिर आप ऑडियंस को ये बताते हैं कि आप उनको बताना है क्या जा रहे हैं, आप क्या प्रेजेंट करने वाले हैं उनके सामने। एट द एंड
टेल देम व्हाट यू हैव टोल्ड देम। तो आखिर में भी उनको ये बताएं कि आपने ये उनको बताया। समरी यानी कि अपनी सारी प्रेजेंटेशन की आखिर में दें एक। कीप टू द टाइम अलाउड, टाइम का स्ट्रिक्टली आपने टाइम को जो आपकी लिमिट है उसको फॉलो करना है। इफ़ यू कैन कीप इट शॉर्ट, अगर आप कर सकते हैं तो आप कोशिश करें कि टाइम से पहले ही ख़त्म कर लें आप उसको। इट इज़ बेटर टू अंडर रन देन ओवर रन। अंडर रन का ये मतलब है कि आप वक्त से पहले ख़त्म कर लें। ओवर रन का मतलब है कि वक्त आपका आधा मिनट भी ऊपर हो जाए तो आप ओवर हो जाएंगे। आप इससे बेहतर है कि आप 2 मिनट भी अगर पहले ख़त्म कर लें तो फिर आप ठीक है, यानी कि आपका एक पॉजिटिव जाएगा इम्पैक्ट, बजाय इसके कि आप 15 सेकंड पे अगर ऊपर हो जाए तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट आपका चला जाएगा। ठीक है, तो अंडर रन इसलिए ठीक है ओवर रन से। As a rule of thumb, allow 2 minutes for each general overhead, transparency or PowerPoint slide you use, but longer for any that you want to use for developing स्पेसिफिक पॉइंट्स। यानी कि रूल ये है कि आप हर जो स्लाइड है ना उसको 2 मिनट दें, 2 मिनट में एक्सप्लेन करें। लेकिन ये रूल स्पेसिफाइड है, इसके कुछ लिमिट्स भी हैं, लेकिन आपके ज़्यादा जो चीज़ आपके सब्जेक्ट पे, आपके ऑब्जेक्टिव पे और आपके मटेरियल पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरह है। और बाज़ टाइम ऐसा होता है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ना आपकी जो कुछ स्लाइड्स हैं वो आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करनी पड़ती हैं, उनको इलिस्ट्रेशन के साथ, इंस्टांसेस के साथ आपको ज़्यादा सपोर्ट करना पड़ता है। और समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ आपकी 10 सेकंड्स के लिए होती हैं, लेकिन ये एवरेज टाइम या 2 मिनट्स बताया गया, बाकी फिर आपको आपकी प्रेजेंटेशन के साथ खुद ही सेट करना पड़ेगा। अच्छा, 35 मिलीमीटर स्लाइड्स आर जनरली यूज्ड मोर स्पेरिंगली एंड स्टे ऑन द स्क्रीन लॉन्गर। ठीक है, इतना ये स्लाइड का जो उसकी मिलीमीटर इतनी स्लाइड यूज़ होनी चाहिए और मोर स्पेरिंगली एंड स्टे ऑन द स्क्रीन लॉन्गर। ये वो पावर पॉइंट की सेटिंग है, तो मुझे यकीन है कि आपको अगर वो आप ये पढ़ रहे हैं ना तो आपका ऐसी वो क्या उसको कहते हैं असाइनमेंट भी आपके पास ऐसी आएगी, फिर उसमें आप ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ आ जाएगी। ओके, however the audience will get bored with something on the screen for more than 5 minutes। कि अगर आप कोई चीज़ आपकी स्क्रीन पे 5 मिनट से ज़्यादा रहे तो ऑडियंस बोर हो जाते हैं उसको देख देख के। स्पेशली इफ़ यू आर नॉट एक्टिवली टॉकिंग अबाउट, अगर आप एक्टिवली टॉक भी नहीं कर रहे ना, मतलब आप कॉन्फिडेंस से बात भी नहीं कर रहे, उनको अम्यूज़ भी नहीं कर रहे, तो डेफिनेटली दे विल गेट बोर। So switch the display off or replace the slide with some form of wallpaper such as company logo। तो ऐसे करें, अगर आपकी कोई स्लाइड ज़्यादा लंबी है ना, उसको आपको 4, 5, 6, 7 मिनट लगे एक्सप्लेन करने में, आप उसको एक बार स्लाइड को देखें, उनको बताएं कि ये चीज़ ऐसे है। अब आप ऑडियंस की तरफ मुंह कर लें, स्लाइड को आप ऐसा सिस्टम उसको कर दें पावर पॉइंट का कि कुछ सेकंड्स के बाद ना वहाँ वॉलपेपर चेंज होने लग जाए, जैसे आपकी कंपनी का लोगो, कभी आपकी कंपनी का लोगो आए, कभी आपका ऐसी चीज़ है, मतलब उस पर वो चीज़ आप पॉइंट को फॉलो करने की कोशिश करें कि वो आप एक स्क्रीन सामने, बेशक आप बात उसी स्लाइड की कर रहे हैं, लेकिन आपने स्लाइड एक बार दिखा दी उन्हें, उनको क्लियर हो गया, आप उनकी तरफ देख के उस स्लाइड को जितना मर्जी एक्सप्लेन करते रहें, जितना मर्जी खींचते रहें, लेकिन जो स्क्रीन है उसको आप वॉलपेपर ऐसी सेटिंग कर दें कि वॉलपेपर चेंज हो जाया करे, कंपनी लोगो आ जाए या कोई चीज़ आ जाए, यानी कि वो स्लाइड उनके सामने ज़्यादा देर ना रहे, ये मतलब है। Stick to the plan for the presentation. Don't be tempted to digress. You will eat up time and could end up in dead end with no escape। यानी कि अपने लाइन से हटे ना, यानी कि जो आपका सेंट्रल पॉइंट है उसको उसके साथ स्टिक रहें, उसके यानी कि वही बात कि अपने प्रेजेंटेशन प्लान के साथ स्टिक रहें। और डोंट बी टेम्प्टेड टू डाइग्रेस। इसको डाइग्रेस का मतलब ये होता है कि आप यानी कि अपना जो असल मकसद है उससे हटे ना, यानी कि इस चीज़ का लालच में ना आ पाएँ कि आप चीज़ को ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए जो मेन पॉइंट है उससे आप हट जाएँ, ऐसे नहीं करना। ऐसे अगर आप करेंगे क्या होगा, ईट अप द टाइम एंड एंड इन अ डेड एंड, कि आपका वक्त भी ज़्यादा ज़ाया होगा। और अगर आप असल मौजू से हट जाएंगे, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन अलहदा से देने लग जाएंगे, वक्त भी बर्बाद होगा, और दूसरी बात आपका एंड भी डेड एंड होगा और कोई आपका फ़ायदा नहीं होगा उसमें। अनलेस एक्सप्लिसिटली टोल्ड नॉट टू लीव टाइम फॉर डिस्कशन, जब तक कहा ना गया हो ना एक्सप्लिसिटली, यानी कि लोगों को कि आप ऐसा ना करें, तब तक आप कुछ टाइम छोड़ें डिस्कशन के लिए। यानी कि आप टाइम में इस तरह से टाइम को मैनेज करें, अगर ऑडियंस को कोई क्वेश्चन है, आपसे कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, तो वो आपके उसी विद इन टाइम उसके डिस्कस करते हैं। 5 मिनट्स आर सफिशेंट फॉर क्लैरिफिकेशन ऑफ पॉइंट्स, यानी कि 5 मिनट तो कम है। आप इस तरह का मार्जिन रखें कि 7 मिनट का मार्जिन रख के आप अपनी प्रेजेंटेशन वाइंड अप कर लें, कि 5 मिनट आपके जो सफिशेंट उनकी क्वेश्चनिंग है उसको क्लियर करने के लिए, और 2 मिनट फिर भी आपके पास एक्स्ट्रा हो, अगर कुछ फिर भी आपको कोई ऐसी सर्कमस्टांसिस फेस करना पड़ती है तो आपके विद इन टाइम आप उसको कर सकें। ठीक है। द सेशन चेयरमैन may extend this if the questioning becomes interesting, अगर ज़्यादा सवाल लोग पूछ रहे हो ना और आपकी डिस्कशन इंटरेस्टिंग हो रही हो, तो सेशन चेयरमैन इसको एक्सटेंड भी कर सकता है, मतलब बढ़ा सकता है।
एट द एंड ऑफ योर प्रेजेंटेशन आस्क इफ़ देयर आर एनी क्वेश्चन। ज़रूर ये पूछें एंड पे, बेशक आपको जवाब देना आते हो या ना, लेकिन ये ज़रूर पूछें कि कोई सवाल तो नहीं है किसी का, इस देयर एनी क्वेश्चन, ये ज़रूर पूछें। अवॉइड बीइंग कहाँ गया टज व्हेन यू avoid being terse when you do this. The audience may find it intimidating क्या है, it may come across as any questions. If there are, it shows you were not paying attention. यानी कि क्या इसको कहाँ से अवॉइड बीइंग टर्स, यानी कि फजूलियात से, टर्स चीज़ों से, फजूल बातों से परहेज़ करें। क्वेश्चन पूछें, ये पूछें कि क्या कोई सवाल है तो ठीक है। अगर इसका मतलब कोई लोग सवाल पूछ रहे हैं, इसका मतलब है कि लोग आपकी तरफ अटेंशन दे रहे थे, वो सुन रहे थे आपकी बात। और इफ़ क्वेश्चन आर स्लो इन कमिंग, अगर सवाल साजो नाजर कोई एक आधा सवाल ही पूछ रहा है, ये सवाल कोई लोग नहीं पूछ रहे, तो आप फिर क्या करें, यू कैन स्टार्ट थिंग्स ऑफ बाय आस्किंग अ क्वेश्चन फ्रॉम द ऑडियंस हु हैव यू वन प्रिपेयर्ड। क्या आप ऐसा करें, अब आपने सवाल के लिए 5 मिनट भी छोड़े हैं, लेकिन अब ऐसी सिचुएशन है कि लोग सवाल पूछ रहे हैं या एक आधे बंदे ने पूछा है और आगे नहीं पूछ रहे, तो आप अपनी प्रेजेंटेशन में कोई 1-2 पॉइंट्स खुद से आप ऑडियंस से पूछें, तो आपको ये पता चलेगा कि वो कितने अटेंटिव थे, आपका टाइम भी अच्छे से पास हो जाएगा, और ये भी पता चलेगा कि आप कॉन्फिडेंट हैं, अपने जो टॉपिक है उस पर आपको ग्रैस्प है, आप उसको प्रिपेयर करके आए हुए हैं। डिलीवरी गाइडलाइंस फॉलोइंग आर सम वेरी यूजफुल एंड प्रैक्टिकल गाइडलाइन फॉर डिलीवरिंग अ स्मूथ प्रेजेंटेशन। ये आगे गाइडलाइंस है, काफ़ी वैसे बोर आपका ये लेक्चर है, लेकिन अब क्या करें, करना तो है ना। और इस पर आपको मुझे पता है वो आपकी आ जानी असाइनमेंट, तो अगर आपने ये अच्छे से लेक्चर नहीं लिया होगा और अच्छे से समझा नहीं होगा तो आप असाइनमेंट नहीं परफॉर्म कर सकेंगे इस पर। स्पीक क्लियरली, अच्छा डिलीवरी गाइडलाइंस जो तो आपको खुद ही समझ आ रहा है। स्पीक क्लियरली, डू नॉट शाउट और विस्पर, जज द अकाउंटेंस ऑफ द रूम, डू नॉट रश or talk deliberately slow, be natural although not conversational, deliberately pause at key points. This has the effect of emphasizing the importance of particular point you are making. Avoid jokes, always disastrous unless you are natural expert. ये सारी बातें कि विस्पर ना करें, ज़्यादा ऊंचा ना बोलें, ज़्यादा आहिस्ता ना बोलें, और पास का ध्यान रखें, और ये सारी बातें इसकी आपको मुझे पता समझ आ गया। आगे देखते हैं। यूज़ योर हैंड्स टू एम्फेसाइज पॉइंट्स बट डू नॉट इंडल्ज इन टू मच एंड वेविंग, कि अपने हाथों के इशारे करें कि ये बात ऐसे है, ये ऐसे, अब मैं हाथ हिला रही हूँ लेकिन मुझे पता है आपको नहीं नज़र आ रहा। अच्छा, मतलब इतना ज़्यादा भी हाथ ना हिलाएं कि आप सिर्फ हाथ ही हिलाते रहें, बाय बाय उन्हें करते रहें, मतलब एक ये भी कन्फ्यूजिंग स्टेट होती है ना कि आप ज़्यादा अपना हैंड मूव कर रहे हैं। तो हर तरीके को आपने मॉडरेट वे में चलना है, हर बात को मॉडरेट वे में आपने लेकर चलना है। Ask colleagues occasionally what they think of your style. Look at the audience as much as possible, but do not fix on an individual. It can be intimidating. कि ऑडियंस सबसे आई कांटेक्ट करें, एक को गेज ना करें, यानी कि एक बंदे को ना घूरें, ये भी आपकी प्रेजेंटेशन को ख़राब कर देता है। Pitch your presentation toward the back of the audience, especially in larger rooms. Do not face the display screen behind you and talk to it. पीछे दीवार की तरफ ना देखें, ऑडियंस के पीछे ना उससे बातें करें, बल्कि ऑडियंस को देखें, उनसे आई कॉन्टेक्ट करें, उनसे बात करें। Also do not stand in a position where you obscure the screen. In fact, positively check for anyone in audience who may disadvantage and try to accommodate them. यानी कि ऐसे ना खड़े हो कि आप स्क्रीन के आगे खड़े हो जाएं, ऑडियंस को नज़र ही कुछ नहीं आ रहा हो, मतलब सारी चीज़ें आपने लेके चलनी है मॉडरेट। बार बार अब वही बातें आई जा रही हैं, मैं बोर हो गई हूँ समझा के। Avoid moving about too much. Pacing up and down can uneave the audience. Although some animation is desirable, keep an eye on the audience body language. Know when to stop and also when to cut out a piece of the presentation. अब ऑडियंस को ना घूरें और ना ज़्यादा मूव करें स्टेज पे, यानी कि इधर उधर भागें भी ना। ये सारी बातें हमने डिस्कस कर ली हैं, और आपको बॉडी लैंग्वेज से ऑडियंस की पता चल रहा होना चाहिए कि वो इंटरेस्टेड है आपके टॉपिक में या वो बोर हो रहे हैं। अगर उनको आपकी बात पसंद नहीं आ रही तो आप उसको टाइम से वाइंड अप करके जान छुड़ाएं, वैसे भी उनको कौन सा अच्छा लग रहा है। तो ये अगर एक बंदा जो स्पीकर है वो उसको ऑडियंस का देख के पता चल जाता है कि वो आपकी बात में इंटरेस्टिंग है, या अगर वो जमाइयाँ ले रहे हैं तो इससे डेफिनेट मतलब है कि वो बोर हो रहे हैं और वो आपको सुनना नहीं चाह रहे, तो यू शुड स्टॉप नाउ। तो मुझे पता है मुझसे भी अब बोर हो रहे हैं, लेकिन मैं अब स्टॉप नहीं करूँगी जब तक आपका लेक्चर कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि अब ये टॉपिक ही ऐसा है, तो लेकिन पढ़ना तो है ना। अच्छा, यूजिंग विजुअल एड्स फॉर ओरल प्रेजेंटेशन। विजुअल एड को पढ़ने लगे हैं कि विजुअल एड सिग्निफिकेंटली प्रूव द इंटरेस्ट ऑफ अ प्रेजेंटेशन। इंटरेस्ट को ज़्यादा करती हैं प्रेजेंटेशन में। हो दे मस्ट बी रेलिवेंट टू व्हाट यू वांट टू से, उस चीज़ से रेलिवेंट होनी चाहिए जो आपका टॉपिक है विजुअल एड्स, ठीक है, जो आप कहना चाह रहे हैं। अ केयरलेस डिज़ाइन और यूज़ ऑफ स्लाइड कैन सिंपली गेट इन द वे ऑफ द प्रेजेंटेशन। केयरलेस तरीके से आपने किया होगा तो ज़ाहिर आपकी प्रेजेंटेशन को बर्बाद ही करने वाली बात है। वट यूजुअल एड्स यू यूज़ डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ टॉक यू आर डिलीवरिंग, कि जैसी आप बात कर रहे हैं उसी बात पर डिपेंड करेगा कि आपको विजुअल एड्स कैसे यूज़ करनी है।
Here some possible visual aids can benefit from ओवरहेड प्रोजेक्शन ट्रांसपेरेंसीज OHPs इसको कहते हैं कि आप प्रोजेक्टर यूज़ कर लें विजुअल स्क्रीन के लिए, स्क्रीन के तौर पर 35 मिलीमीटर स्लाइड्स, ये स्लाइड्स यूज़ कर लें, इतनी इसकी ये उसका उनका साइज़ बताया गया है। कंप्यूटर प्रोजेक्टर यूज़ कर लें, पावर पॉइंट को एप्लीकेशन सच एज एक्सेल एक्सेट्रा, वीडियो एंड फिल्म यूज़ कर लें, मतलब छोटी सी कोई डॉक्यूमेंट्री सी बना लें, वो उससे ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा आपका टॉपिक। रियल ऑब्जेक्ट्स आइदर हैंडल्ड फ्रॉम द स्पीकर्स बेंच और पास्ड अराउंड, यानी कि इस तरीके से कर लें कि स्पीकर के उसका वो क्या कहते हैं, आइदर हैंडल्ड फ्रॉम द स्पीकर्स बेंच और पास अराउंड, स्पीकर का बेंच को हैंडल करके या उसके इर्द गिर्द, मतलब ये डिफरेंट तरीके हैं विजुअल के, इसको कर लें अडॉप्ट। या फ्लिप चार्ट और ब्लैक बोर्ड यूज़ कर लें। फ्लिप चार्ट भी आई थिंक चार्ट को कहते हैं, अभी इतने ज़्यादा डिटेल की मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ जितना मुझे पता है। पॉसिबली यूज्ड एज स्क्रैच पैड टू एक्सपेंड ऑन अ पॉइंट, आई थिंक ये कोई पैड स्क्रैच पैड आपको पता होगा, मुझे पता है, आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है, मुझे इसका सही सी बात है, डिटेल नहीं पता। ये कोई ब्लैक बोर्ड या फ्लिप चार्ट जैसी कोई ऐसी चीज़ होती है, यानी कि जिस पे आप एक्सप्लेन कर सकें, विजुअल बात ही कर रहे हैं ना, तो सामने स्क्रीन होगी या कोई चार्ट होगा, कोई बोर्ड होगा, कंप्यूटर होगा, लैपटॉप होगा या कुछ भी होगा, वो विजुअल ही होगा ना। Keep it simple, though a complex set of hardware can result in confusion for both the speaker and the audience। मतलब कोई भी विजुअल एड यूज़ करें उसको सिंपल रखने की कोशिश करें। अगर आप खुद से अपनी तरफ से स्मार्ट बन रहे हैं और एक कम्प्लेक्स कोई नई चीज़ लेके आ रहे हैं तो आपको वो सामने आके चलानी ना आए और ऑडियंस को बेचारों को उससे समझ ही ना आए, तो फिर कन्फ्यूजन होगी आप दोनों के लिए। Make sure you know in advance how to operate equipment and also when you want particular displays to appear and when and what signals you will use। कि आपको पहले मेक श्योर करना चाहिए कि आपको वो इक्विपमेंट जो भी आप विजुअल एड यूज़ कर रहे हैं आपको वो यूज़ करना आता हो, ऑपरेट करना होता हो। ये ना आप उसके सामने जाके चेक कर रहे हो स्क्रीन पे कि ये बटन दबाऊँ तो ये आता है, ये बटन दबाऊँ तो नेक्स्ट स्लाइड आती है। तो ये चीज़ें आपको पहले रिहर्स करनी चाहिए, सामने जाके नहीं। आपको पता हो कि कितने टाइम के लिए आपका डिस्प्ले ये रहेगा, फिर ये चेंज हो जाएगा, ये सारी चीज़ें आपने पहले मास्टर कर लेनी है। Edit your slides as carefully as your talk. If a slide is superfluous, then leave it out. If you need to use a slide twice, duplicate it। यानी कि अगर एक स्लाइड को 2 बार यूज़ करना है उसको डुप्लीकेट कर लें और अपनी स्लाइड्स को ऐसे एडिट करें जैसे आप बातें कर रहे हैं। स्लाइड्स एड ओवरहेड प्रोजेक्टर्स शुड कंटेन द मिनिमम इंफॉर्मेशन नेसेसरी टू डू अदरवाइज रिस्क मेकिंग द स्लाइड अनरीडेबल or will divert your audience attention so that they spend time reading the slide rather than listening to you। यानी कि अगर आप ओवरहेड प्रोजेक्टर यूज़ कर रहे हैं तो अपनी स्लाइड में सिर्फ मिनिमम इंफॉर्मेशन ऐड करें या अदरवाइज रिस्क मेकिंग द स्लाइड अनरीडेबल। आप ऐसा ना करें कि स्लाइड पे इतनी ज़्यादा पूरी डिटेल लिख लें कि वो ऑडियंस बेचारे वो डिटेल को पढ़ने लग जाएं और आपकी कोई बात ही ना सुने। तो इस तरह नहीं करना, यानी कि स्मार्टली आपको सब चीज़ें हैंडल करनी है, सब चीज़ों को मॉडरेट तरीके से साथ लेकर चलना। इन शॉर्ट यही बात है। हाँ, आगे है कि ट्राई टू लिमिट वर्ड्स पर स्लाइड टू मैक्सिमम ऑफ 10। एक्चुअली बोरिंग सा टॉपिक है ना, मैं बोर हो गई इसलिए, तो लेकिन कंप्लीट होने वाला है। अच्छा, बात करते हैं इधर ही कि लिमिट वर्ड्स पर स्लाइड के, पर स्लाइड आप इतने 10 वर्ड यूज़ करें, मैक्सिमम यूज़ अ रीजनेबल फॉन्ट साइज एंड अ टाइप फेस विच विल इनलार्ज वेल। और फॉन्ट साइज भी रीजनेबल यूज़ करें। फॉन्ट साइज डिपेंड करेगा आपके ऑडियंस पे, यानी कि अगर एक छोटा रूम है तो फॉन्ट साइज ज़ाहिर आपको छोटा रखना पड़ेगा। अगर आपका एक हॉल है या ऑडिटोरियम है तो उसके लिए आपको फॉन्ट साइज बड़ा रखना पड़ेगा। तो ये सारा कुछ आपके सब्जेक्ट पे और आपकी इस कंडीशन टू कंडीशन वेरी करेगा। टिपिकली यूज़ अ मिनिमम 18 पावर, ये पीटी को यूनिट है 18 पीटी। अभी ये तो मुझे नहीं पता, ये जब हम करेंगे ना कोई असाइनमेंट वगैरह फिर हम इसको ज़्यादा मास्टर कर पाएंगे। मुझे भी इसका नहीं पता, कुछ चीज़ का यूनिट बताया जा रहा है। वेल, टाइम्स न्यू रोमन्स, ये तो आपको पता है फॉन्ट है, इसके पे तो हमने सारी अपनी पूरी ज़िंदगी की मतलब पूरे सेमेस्टर की पहली असाइनमेंट्स इसी फॉन्ट में की थी। तो ये भी उसी का, ये आई थिंक पावर पॉइंट का कोई फीचर है, पावर पॉइंट का। तो इतना मेरा भी इंटरेक्शन नहीं रहा पावर पॉइंट से, इसलिए मुझे ये इतना एक्जैक्ट नहीं पता। तो हम इंशाल्लाह करेंगे अभी अपनी असाइनमेंट, तो फिर हमें सब पता चल जाएगा। Okay, overhead projectors as preferable larger. A guideline is if you can read the OHP from a distance of 2 meter without projection, then it's probably okay। कि अगर 2 मीटर से आप उस प्रोजेक्टर पे जो लिखा है वो पढ़ सकते हैं ना, तो फिर आप ठीक है, आपकी फॉन्ट भी ठीक है और सब कुछ ठीक है। Avoid using a diagram prepared for a technical report in your talking, it will be too detailed and difficult to read। कि डायग्राम ज़्यादा कम्प्लेक्स बनाने से गुरेज करें, क्योंकि अगर आपकी टेक्निकल रिपोर्ट है तो उसमें आपको डेफिनेटली डायग्राम उसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो अगर करना भी है तो थोड़ा बहुत उसको ग्राफिकल कर लें, लेकिन डायग्राम से परहेज़ करें, क्योंकि ये डिटेल भी इसमें बहुत ज़्यादा हो जाएगी और आपके लिए मुश्किल भी होगा एक्सप्लेन करना।
यूज़ कलर ऑन योर स्लाइड्स बट अवॉइड ऑरेंज एंड येलो कलर विच डू नॉट शो अप वेरी वेल व्हेन प्रोजेक्टेड। इन दो कलर से गुरेज करें। ये दो कलर आपने ज़ुबानी भी याद कर लेने। हो सकता है आपसे कोई MCQs में पूछ ले कि किन दो कलरों से हमें विजुअल एड में अवॉइड करना चाहिए, ठीक है, ऑरेंज एंड येलो से, क्योंकि ये प्रोजेक्टर पे अच्छे नहीं दिखते। फॉर टेक्स्ट ओनली वाइट और येलो ऑन ब्लू इज़ प्लीजेंट टू लुक एंड ईजी टू अंडरस्टैंड, सॉरी ईजी टू रीड है कि यानी कि ये वाले कलर जो हैं ये प्लीजेंट हैं, यानी कि खुश नज़र आते हैं, खुश, इसको देख के खुशी होती है एक किस्म की कि खुशकुन दिखाई देते हैं और पढ़ने में भी आसान है। वाइट और येलो ऑन ब्लू ये यूज़ करें। बुक्स ऑन प्रेजेंटेशन टेक्निक्स ऑफन हैव क्वाइट डिटेल्ड एडवाइस ऑन द डिज़ाइन ऑफ स्लाइड्स, यानी कि बुक्स की जो डिटेल है ना टेक्निक्स में, वो क्वाइट डिटेल एडवाइस ऑन द डिज़ाइन ऑफ स्लाइड्स के डिज़ाइन में बुक्स को कम प्रेफर किया जाता है। ज़्यादा प्रेफर ये किया जाता है कि जो आप प्रेजेंट कर रहे हैं, जो आप डिलीवर कर रहे हैं, वो इनफ मटेरियल होता है। इफ़ पॉसिबल कंसल्ट एन एक्सपर्ट सच एज ऑडियो विजुअल सेंटर, कि अगर किसी एक्सपर्ट से आप उससे पहले कर लें, मतलब कंसल्ट कर लें, तो आपको ज़्यादा आसान हो जाएगा आपको ऑडियो लेवल रखने में। मतलब ये इसलिए कि अगर आप कोई बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस को प्रेजेंट करने जा रहे हैं, बहुत बड़ा ऑडिटोरियम में आपको करना है, तो उसके लिए आपको तो पूरा बैंड एक ऑडियो चाहिए होगा और एक्सपर्ट की डेफिनेटली ज़रूरत होगी। Avoid adding to OHPs with a pen during the talk. It's messy and the audience will be fascinated by your shaking hand. यानी कि आप कह रहे हैं ना, कभी कभी आप उस पर लिख लेते हैं अपनी स्क्रीन पे, यानी कि वो ऐसी होती है आप बीच में उस पर लाइनें बनाते रहते हैं। मैं आपको बना के दिखाती हूँ, एक मिनट। ये मिल गई पेंसिल, यानी कि आप समझा रहे हैं ना, ये समझे, मैं आपको समझा, आप कहें कि ये ऐसे बात हो गई है, यहाँ से ये ऐसे हो गया, ये यहाँ से ऐसे हो गया, तो ये डेफिनेटली ऑडियंस भी इससे बोर होंगे, ये बात भी गलत है, तो आप इस तरह के काम नहीं करें, ठीक है। ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए किया है। अच्छा, नेक्स्ट हम देख लेते हैं अपना कि और हमने किस चीज़ से अवॉइड करना। ये फैसिनेट करेगी आपकी ऑडियंस को ये सारी बातें। जैसे अब आप ये देख के आपको गुस्सा तो आ रहा होगा, कुछ को मज़ा आ रहा होगा, स्क्रीन गंदी हो गई। अच्छा खैर, आगे देखते हैं। ऑन दिस पॉइंट दिस इज़ एन अदर गुड रीज़न फॉर पॉइंटिंग टू द स्क्रीन एंड एक्सप्लेनिंग ए स्लाइड रेदर देन पॉइंटिंग ऑन द OSP ट्रांसपेरेंसी। वो कहते हैं OSP ट्रांसपेरेंसी को गंदा करने की बजाय आप क्या करें, गुड रीज़न फॉर पॉइंटिंग, आपको और रीज़न होनी चाहिए पॉइंट आउट करने के लिए, यानी कि आप उस तरीके से अपने पॉइंट को ले जाएँ बजाय इसके आप स्क्रीन पर ऐसे करें। रूम लाइटिंग शुड बी कंसीडर्ड। अब रूम की तरफ आ जाएं, प्रोजेक्ट्स के रूम लाइटिंग भी ऐसी होनी चाहिए कि आपका प्रोजेक्टर या स्क्रीन या वट एवर कोई भी विजुअल एड जो आपने यूज़ किया है, वहाँ से आइडियंस को ईजीली वो उनके लिए देखने के काबिल हो, उनके लिए विजुअलाइज्ड हो। टू मच लाइट नियर द स्क्रीन विल मेक इट डिफ़िकल्ट टू सी डिटेल। हाँ डेफिनेटली, अगर स्क्रीन पे ज़्यादा लाइट्स पड़ी होंगी, ज़्यादा रोशनी होगी, तो फिर वो नज़र नहीं आ पाएगा वैसे। और फाइनली वी आर ऑन द लास्ट पॉइंट, ऑन द अदर हैंड अ कम्प्लीटली डार्कन रूम कैन सेंड द ऑडियंस टू स्लीप, कि अगर पूरा डार्क रूम होगा तो आपके ऑडियंस सो जाएंगे। ट्राई टू अवॉइड हैविंग अ कीप स्विचिंग लाइट्स ऑन एंड ऑफ, बट इफ़ यू डू हैव टू डू दिस नो वेयर द लाइट स्विचेज आर एंड हाउ टू यूज़ दैम। मतलब लाइट का भी ख्याल रखेंगे, सारी चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। इनका ख्याल आपने तब रखना है जब आप बिजनेस में जाएंगे, प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे, है ना। अब तो ये चीज़ें बोर ही कर रही हैं। वेल, थैंक गॉड आपका लेक्चर कंप्लीट हो गया। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।